सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो ये एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 3 है। अगर से आप लोगों ने लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो उस लेक्चर को पहले देख लीजिएगा, देन आप इस लेक्चर पे आइएगा, तब आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और इस चैप्टर का हर एक जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। लेक्चर 1 का लिंक और लेक्चर 2 का लिंक मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही ऊपर आप लोग आई बटन पे क्लिक करके इस चैप्टर के लेक्चर को सीरीज वाइज लेक्चर 1, 2 एंड 3 देख सकते हो। तो चलो इसी के साथ आज का लेक्चर अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार शॉर्ट समराइज कर देता हूं कि लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में क्या आप लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में समझा कि ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, इनका डिफिनीशन देखा, इनके बहुत सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एसिड और बेस को साथ साथ पढ़ लेंगे एक साथ, और सॉल्ट्स को अलग से पढ़ लेंगे, मतलब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझा, एसिड और बेसिस के। उसके बाद हम लोगों ने इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने इनका बहुत सारा रिएक्शन देखा। पहला तो हम लोगों ने रिएक्शन देखा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा और ये एसिड और बेसिस जो बेसेज होते हैं इनको वाटर में डाल दो तो क्या ये फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये एसिड और जो बेसेज है मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। मेटल ऑक्साइड के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जितने भी एसिड हैं और जितने भी बेसेज हैं इन सब में सिमिलरिटीज क्या, इनमें कॉमन क्या, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नए टर्म्स के बारे में पढ़ा। डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, ठीक है, डाइल्यूट बेस क्या होता है, और कंसेंट्रेटेड बेस क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि जो है हम लोग किसी भी एसिड या बेस को, कंसंट्रेटेड एसिड या बेस को कैसे डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर अप कर लिया था। अब आज के लेक्चर में चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये तो चैप्टर के टॉपिक हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या चीज कवर होने वाला है। टॉपिक्स कवर इन दिस लेक्चर। तो आज हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इंडिकेटर्स क्या होता है तो हम लोग आगे देखेंगे ही। बेसिकली ये वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके मदद से जो है हम लोग कोई भी केमिकल हम लोग को दिया जाएगा तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिड है कि बेस है, ठीक है। इंडिकेटर्स के हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। उसी के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच देखेंगे, एवरीडे लाइफ में क्या है। इसमें बहुत सारा चीज हम लोग पीएच पेपर वगैरह के बारे में, पीएच स्केल के बारे में भी पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इस लेक्चर का एसिड एंड बेसिस के बारे यूज क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक जो है पूरा टॉपिक्स हम लोग का इस चैप्टर का मतलब कि एसिड बेस का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अब यानी कि लेक्चर 4 जब आएगा उसमें हम लोग सॉल्ट्स के टॉपिक करेंगे। लेक्चर 4 और मुश्किल से मुश्किल लेक्चर 5 आएगा, 2 लेक्चर में सॉल्ट का सारा टॉपिक खत्म। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो इसी के साथ आज का लेक्चर अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इंडिकेटर। हम लोग को इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। वी ऑल नो दैट एसिड टेस्टेड सावर्स वेयर्स ए बेस टेस्टेड बीटर। हम लोग सबको जानते हैं जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो बेसेज होते हैं वो बीटर होते हैं, ठीक। बट इन केमिस्ट्री द मेथड ऑफ टेस्ट इज नॉट एडवाइज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए गिवन केमिकल सब्सटेंस बिकॉज दे आर हार्मफुल। अब मानो आपके पास मैंने ये आपको ये केमिकल का ये कंटेनर आपको ये मानो दे दिया। अब मैंने बोला कि आप बताओ ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, तो आप क्या करोगे, इसको टेस्ट करके बताओगे, यही ना ऑप्शन है। तो नहीं, केमिकल में जो भी हम लोग केमिस्ट्री में बात की जाए तो केमिस्ट्री में किसी भी हम लोग केमिकल को जो है नहीं एडवाइस करते हैं कि उसको टेस्ट करके आप उसका नेचर डिटरमाइन करो, क्योंकि वो हार्मफुल होता है, वो कॉज कर सकता है हार्म आपको बहुत सारा। जैसे हम लोग एसिड बेस की बात करें तो वो कितना कोरेसिव नेचर का है, उसको आप टेस्ट करके थोड़ा ही बताओगे, तो ऐसा नहीं।
we use indicators to know the given chemical substance is acidic और basic और neutral। तो इसके लिए जो है बहुत सारे सब्सटेंसेज, केमिकल सब्सटेंसेज अवेलेबल होते हैं जिनको कि हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। इसको जब भी हम लोग एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसके अंदर कुछ चेंज होता है, ठीक। तो मतलब ये समझो कि हम लोग को कोई भी केमिकल दिया हुआ है, अगर उसका हम लोग को नेचर डिटरमाइन करना है तो उसके लिए एक इंडिकेटर होता है, उसके मदद से हम लोग उसका नेचर डिटरमाइन करते हैं। अब इंडिकेटर क्या होता है, तो एन इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस which shows a change in its physical properties like color or odor यानी कि smell when brought in contact with an acid or a base। अब देखो ये इंडिकेटर जो होता है वैसा केमिकल सब्सटेंस होता है, इसको जब हम लोग एसिड और बेस के पास लाते हैं तो या तो ये कलर चेंज कर देता है अपना, या फिर जो है ये अपना स्मेल चेंज कर देता है। इसके बेसिस पे हम लोग पता करते हैं कि वो जो दिया हुआ केमिकल जो है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, ठीक। अब ये इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को, तो इंडिकेटर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ कॉमन टाइप्स की बात की जाए जो कि हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, तो ये 4 कॉमन टाइप्स हैं इंडिकेटर्स के जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला जो है नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा जो है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, तीसरा जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और चौथा जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है। तो चलो इन सब को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सो पहला जो हम लोग का है वो है नेचुरल इंडिकेटर। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। तो वैसे इंडिकेटर्स, ये नाम से ही पता चलता है नेचुरल इंडिकेटर, वैसे इंडिकेटर जो जिनको हम लोग नेचुरली ऑब्टेन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। इसका एग्जांपल, दिस इंडिकेटर्स टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग कलर। ये जो इंडिकेटर, जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ये कलर चेंज करके बताते हैं किसी भी केमिकल के बारे में कि वो केमिकल जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है नेचर में, ठीक। इसके एग्जांपल की बात की जाए तो इसका एग्जांपल में लिटमस हो जाएगा, टर्मरिक जो हल्दी होता है वो हो जाएगा, रेड कैबेज का जो लीफ होता है उसका जूस, और फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट का, इसका ये सब एग्जांपल हो गया। चलो इस एग्जांपल में भी हम लोग सबको पढ़ लेते हैं कि कौन कैसे चेंज करता है एसिड बेस के कांटेक्ट में लाने पर। तो लिटमस की बात की जाए तो ये जो लिटमस होता है एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, डाई होता है, ठीक, जो कि ऑब्टेन किया जाता है एक प्लांट से, जिस प्लांट का नाम होता है लाइकेंस, ठीक है। उस प्लांट से इस लिटमस सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है। अब कोई प्रोसेस होता होगा वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस समझो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है पर्पल कलर का होता है और उसको लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक। व्हेन वी ऐड एसिड टू लिटमस सॉल्यूशन इट टर्न्स टू रेड, ठीक। अब जब हम लोग एसिड जो है, ये पर्पल कलर का, मानो पर्पल कलर का डाई है, पर्पल कलर का है, जब इसमें हम लोग एसिड डाल देते हैं तो ये क्या होता है, ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। और इसके अंदर जब हम लोग बेस डाल देते हैं तो ये ब्लू कलर का चेंज हो जाता है, ठीक। अब देखो, अब मानो ये मेरे पास पर्पल कलर का ये लिटमस का सॉल्यूशन है, मैंने इसमें रैंडम एक केमिकल डाला और वो पर्पल से रेड हो गया, तो आप बताओ उस केमिकल का जो है क्या होगा नेचर। तो आप बोलोगे ये जो क्या कर रहा है, पर्पल से रेड चेंज कर दे रहा है, यानी कि ये एसिड है। ये चीज हम लोग को पता रहेगा पहले से, अब हम लोग उसमें डाल के कलर के अकॉर्डिंग बता देंगे कि वो जो केमिकल है वो किस नेचर का है, ठीक। अब ये जो लिटमस है ये मार्केट में जो है अवेलेबल होता है स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में भी, पेपर के भी फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल होता है 2 वेरिएंट में। एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक। जो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेसिस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, ठीक। जैसे यहाँ पर ये फिगर में भी देखो, ये जो सॉल्यूशन जो है, ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक, बेसिक सॉल्यूशन है। अब इसमें रेड लिटमस पेपर को डाला गया है तो ये क्या हो रहा है, देखो जहां तक डीप किया गया है वहां तक ब्लू कलर में चेंज हो गया है, ठीक। उसी तरह इधर ये फिगर में देखो तो इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डाला गया है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, तो देखो जितना डीप किया गया है उतना रेड पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट और इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल है टर्मरिक। टर्मरिक को हम लोग सबको जानते हैं, ये हल्दी, यहाँ पर देखो ये फिगर में ये येलो कलर का होता है, ठीक है। अब एसिड जो है इसके कांटेक्ट में आता है तो ये कोई चेंज नहीं होता है, इसके कलर में कोई चेंजमेंट नहीं आता है, ठीक। वही जो बेसिस जो होता है इसके कांटेक्ट में आता है तो ये येलो से जो है रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वाई स्टेन ऑफ curry on white cloth becomes reddish brown
व्हेन वॉश्ड विथ सोप। अब ये चीज आप लोग नोटिस किए होंगे डे टू डे लाइफ में, अगर आप लोग खाना वगैरह खा रहे हो तो आपके शर्ट पे अगर करी गिर जाता है तो वो येलो कलर का होता है, लेकिन जब वो वॉश होता है, धुला जाता है, उसके बाद जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस भी है, तो इसका आंसर देखो। अब क्या, अब देखो वो जो करी होता है, उस करी के अंदर हम लोग सब कोई जानते हैं, करी के अंदर जो है हम लोग क्या यूज होता है, बहुत सारा मसाला, उसमें टर्मरिक का भी यूज होता है, कोई भी सब्जी वगैरह बनता है, ठीक। तो यहाँ पर जो टर्मरिक है, ये जो बिकॉज करी जो है वो टर्मरिक कंटेन करता है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। वेयर्स ए सोप, जो अब जब हम लोग जिसमें इसको वॉश करते हैं, या तो सोप में वॉश करेंगे या डिटर्जेंट में वॉश करेंगे, तो वो दोनों जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। अब एसिड यहाँ पर ये जो बेसिक नेचर है, अब ये टर्मरिक के कांटेक्ट में आएगा तो टर्मरिक जो है वो येलो से तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो इसी कलर के वजह से, जो इसी कारण की वजह से जो है हम लोग का जो शर्ट वगैरह पे जो गिर जाता है सब्जी या करी, जो गिर जाता है उसको धुलने के बाद जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा आप लोग डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखे भी होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट तो जो है उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, वो है जूस ऑफ रेड कैबेज। ये रेड कैबेज होता है, इसी के लीफ का जूस निकाल लिया जाता है। द जूस ऑफ रेड कैबेज लीव्स इज पर्पल इन कलर। ये जो इसका जूस जो होता है रेड कैबेज लीव्स का, वो पर्पल कलर में होता है, ठीक है। जब बेस उसमें ऐड कर दिया जाता है तो ये पर्पल से ग्रीन हो जाता है, और जब एसिड ऐड कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, रेड कैबेज का जो लीफ होता है वो रेड का, मतलब कि वो सॉरी पर्पल से जो है वो रेड हो जाता है, ठीक है। एसिड टर्न जूस ऑफ रेड कैबेज लीव्स इनटू रेड, ठीक। बेस डाल दिए उस पर्पल कलर के रेड कैबेज जूस में तो क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। बेसेस डालें तो ग्रीन, और एसिड डाल दिए हम लोग तो रेड। उसी तरह फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, और ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें देखो ये जो फ्लावर जो होता है ना हाइड्रेंजिया प्लांट का, ये जो है इनिशियली जो इसका कलर होता है ब्लूइश कलर का होता है, पिंक और ब्लू कलर का मिक्सर कलर में होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये सॉइल के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज होता है। अब मानो ये ऐसा जगह पे लगा है जहाँ का सॉइल जो है थोड़ा सा एसिडिक है, तो ये हाइड्रेंजिया का जो प्लांट है ना, उसका फ्लावर जो है पूरा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर वैसा जगह पे लगाया गया है जहाँ का सॉइल जो है वो बेसिक नेचर में है, तो वो जो फ्लावर उसका हाइड्रेंजिया प्लांट का, उसका फ्लावर जो है प्योर पिंक हो जाएगा। और नॉर्मली अगर उसको प्योर न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट में लगाया जाता है तो वो पिंक और ब्लू कलर का मिक्सचर में अवेलेबल होता है, उसका फ्लावर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतने सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर देखा जाए। सो नेक्स्ट हम लोग का है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सब्सटेंसेज विच चेंज देयर स्मेल और ऑडर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ एन एसिड और ए बेस आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इनको जब एसिडिक या बेसिक जो है सब्सटेंस के पास लाया जाता है तो ये जो है अपना स्मेल में चेंजमेंट दिखाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ऑनियन, वैनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। ये वैनिला एसेंस वही जो वैनिला का फ्लेवर देने में यूज होता है, ठीक है। क्लोव ऑयल यानी कि ये लौंग जो होता है, ये लौंग का तेल, और ऑनियन तो यहाँ पे सब कुछ जानते ही हैं, ठीक है। अब देखो ऑनियन में क्या होता है, जो ऑनियन है इसका पेस्ट बना लिया जाता है, ठीक है। पेस्ट और जूस जो होता है ऑनियन का, वो जो है अपना स्मेल लूज करने लगता है जब उसको बेस के साथ डाल दिया जाता है, ठीक। और वही जो ऑनियन है, ये जो इसको अगर एसिड के साथ डाला जाता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि एक केमिकल है उसको हम लोग ऑनियन में डालें तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो केमिकल है वो एसिडिक नेचर का है। और वही एक केमिकल है उसको हम लोग ऑनियन के जूस या पेस्ट में डालते हैं तो वो जो है स्मेल अपना धीरे धीरे छोड़ता है, यानी कि खत्म होने लगता है, तो हम लोग कहेंगे वो जो दिया हुआ केमिकल है वो बेसिक है नेचर में। उसी तरह वैनिला एसेंस जो होता है वो लूज करने लगता है अपना स्मेल जब उसको बेस के साथ ऐड किया जाता है, और वो कोई चेंज नहीं दिखाता है जब वो एसिड के साथ होता है, तो ठीक। क्लोव ऑयल भी सेम, क्लोव ऑयल जो है वो अपना स्मेल लूज करने लगता है बेस के साथ, और एसिड के साथ उसको रखा जाता है तो वो कोई चेंज नहीं दिखाता है अपने अंदर। तो आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो सब चीज याद नहीं करना है, वो नेचुरल इंडिकेटर था उसमें आप लोग लिटमस वाला, टर्मरिक वाला याद कर सकते हो। इसमें हम लोग ऑनियन, क्लोव ऑयल, ये सब इजी इजी है, आप लोग याद कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, लिख लिख के आपको याद होते चल जाएगा। वैसे कोई टफ चीज भी नहीं है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सिंथेटिक इंडिकेटर। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इंडिकेटर्स
that are made in the laboratory are known as synthetic indicators। ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं ये मैनमेड इंडिकेटर्स होते हैं, ये लेबोरेटरी में इनको प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए इनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल हो गया फेनोल्फिलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये फेनोल्फिलीन होता है ये जो है सिंपली जो है कलरलेस होता है, यानी कि ये कलरलेस लिक्विड होता है। जब इसको जो है एसिड हम लोग जब इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो तब भी ये कलरलेस ही होता है। लेकिन जब इस फेनोल्फिलीन में जो है हम लोग बेस ऐड कर देते हैं तो ये कलरलेस से जो है पिंक कलर में चेंज होता है, यानी कि एसिड के चांस नो चेंज, ये कलरलेस ही रहता है, और बेस डालते हैं ये पिंक कलर में बदल जाता है। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज की बात की जाए तो ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज जो है ओरिजिनली जो है ऑरेंज कलर का होता है, जब इसमें एसिड जो हम लोग डाल देते हैं अगर मिथाइल ऑरेंज में तो वो जो है ऑरेंज से रेड हो जाता है। वही अगर मिथाइल ऑरेंज में हम लोग बेस को डाल देते हैं तो वो ऑरेंज से जो है येलो हो जाता है। तो ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेनोल्फिलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो ये दोनों इंडिकेटर्स के बारे में एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट और आखिरी टाइप ऑफ इंडिकेटर यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर को देखने से पहले यहाँ पर एक माइंड मैप दिया हुआ है। इसमें जितना भी हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में अभी तीनों पढ़े हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी, उन सब का यहाँ पे शॉर्ट समराइज कर दिया गया है कि कैसे वे जो है एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में लाते हैं तो कैसे चेंज करते हैं। तो ये आप लोग माइंड मैप बना सकते हैं कॉपी में, एक बार इसको देख लोगे सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा इंडिकेटर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अब यूनिवर्सल इंडिकेटर देख लेते हैं। आखिरी हम लोग का इंडिकेटर है जो कि है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूजिंग ए लिटमस पेपर, फेनोल्फिलीन, मिथाइल ऑरेंज etc, ओनली द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड। यानी अभी तक हम लोगों ने जितना भी इंडिकेटर पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्टर इंडिकेटर, उनका सिर्फ हम लोग यूज करके कोई भी केमिकल का नेचर में बता सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। लेकिन बट the use of this indicator we don't know about the strength of acid or base। लेकिन इन इंडिकेटर्स का यूज करके हम लोग कभी भी ये चीज नहीं जान सकते हैं कि कोई भी जो केमिकल है वो कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना कम एसिडिक है, यानी स्ट्रेंथ हम लोग नहीं जान सकते हैं। ठीक, टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, अगर हम लोग को जानना है एसिड बेस का स्ट्रेंथ भी साथ में, तो हम लोग उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सअप होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है ये डिफरेंट जो है कलर दिखाता है, कलर चेंज करता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन ए सॉल्यूशन। ठीक, मानो ये आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, इसमें H पॉजिटिव जो आयंस है प्रेजेंट है। ठीक है, इस H पॉजिटिव का आयंस इस सॉल्यूशन में कितना ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग ये अपना कलर, या कितना कम है उसके अकॉर्डिंग ये कलर अपना चेंज करता है। अगर कम होगा तो कोई और कलर ये दिखाएगा, अगर ज्यादा होगा तो कोई और ये कलर दिखाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो पीएच पेपर इसका एग्जाम्पल होता है। पीएच पेपर देख लो, ये पीएच पेपर जो होता है ऐसा जो है ये इंडिकेटर होता है जो कि है मतलब बनता है इम्प्रेग्नेंटेड सोक्ड, यानी कि भिगोया हुआ होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। अब ये क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन। ये जो है किसी भी सॉल्यूशन का पीएच बताता है, और उस पीएच के मदद से जो है हम लोग बता पाते हैं कि वो कितना एसिडिक है, केमिकल सब्सटेंस जो हम लोग को दिया गया है चेक करने के लिए कि कितना बेसिक है, या फिर मतलब इस तरह से समझो तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कितना वीक बेसिक है, ये सब चीज मतलब हम लोग स्ट्रेंथ एसिडिक बेसिक पता कर पाएंगे। ठीक, ये पीएच पेपर हम लोग पढ़े। अब नेक्स्ट हम लोग पीएच स्केल पढ़ेंगे। ठीक है, पीएच स्केल पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं कंबाइंड वे में बताऊंगा कि आपको कैसे ये पीएच जो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसका कैसे यूज करके हम लोग स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। स्किप आप मत करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बस यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं, तीनों को मैं कंबाइन करके आगे बताता हूँ। एकदम स्किप मत करना, समझ में आ जाएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट जो है पीएच स्केल, चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। ये जो है ऐसा स्केल होता है जो कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को बताता है किसी भी सॉल्यूशन के। ठीक, अब इसमें पीएच में जो है पी का क्या, पीएच में जो है पी का मतलब होता है पोटेंज, इन जर्मन इसका मतलब होता है पावर, और H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन का पावर। अब ये पीएच स्केल में जो है इसका रेंज होता है 0 से लेके
14 तक, ठीक है। और ये पीएच क्या होता है, तो पीएच जो है एक ऐसा नंबर होता है जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर बताता है किसी भी सॉल्यूशन का। और इसमें अब पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। तो देखो अब देखो ये जो बीच में जो है 7 होता है और इधर 14, ठीक। ये पीएच स्केल हम लोग का हो गया 0 से लेके जो है इसका रेंज जो है 14 तक है, ठीक। अगर मानो कोई केमिकल है उसको मेजर किए तो उसका पीएच जो है 7 आया, तो हम लोग कहेंगे वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। और जैसे जैसे पीएच का वैल्यू 7 से कम आता है, यानी 6, 5, 4, 2, 1, 0 ऐसे आएगा, उतना ही वो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये 7 से ज़्यादा आएगा पीएच का वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन का, उसका जो है बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा, ठीक। यानी कि देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाऊँ, तो मैंने यहाँ पे ये केमिकल दिया, 2 केमिकल है, ठीक। इस केमिकल का जो पीएच का वैल्यू है वो 5 आया और इस केमिकल का पीएच का वैल्यू जो है वो कितना आया, 3 आया। तो मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा एसिडिक है, तो 3 है 3। आप लोग बोलोगे ज्यादा, क्यों? क्योंकि 3 जो है इधर से सबसे ज्यादा पे, यानी कि इसके अंदर H पॉजिटिव जो आयन है वो ज्यादा है, ठीक। यानी ये ज्यादा एसिडिक है, 5 कम एसिडिक है। या फिर मैंने यहाँ पे बताया था 7 से नीचे जैसे जैसे जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक। तो 3 है और 5 है, तो 3 ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया पीएच स्केल। यहाँ पे आप लोग ये लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, वही चीज लिखा गया है। आप लोग इस पे थोड़ा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर पे ज्यादा समय देना, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हम लोग पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर के बारे में पढ़ लिए। अब मैं चलो आगे के स्लाइड में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट इन तीनों चीज का आपको कर देता हूं कि कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलो चलो यहाँ पर मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच पेपर, पीएच स्केल जो भी पढ़े हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे आपस में कंबाइन करके यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने 2 केमिकल दिया है। मान लो ये पहला केमिकल है, इसके बारे में मैं पूछता हूँ कि इसका स्ट्रेंथ बताओ। पहले तो ये बताओ कि एसिडिक है कि बेसिक है, और साथ में ये भी बताओ इसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पीएच पेपर लेंगे। ये हम लोग का पीएच पेपर है, ठीक है। पीएच पेपर को हम लोग लेंगे, पीएच पेपर को इसमें डुबाएंगे, ठीक है। इसके अंदर लाएंगे, भिगोएंगे। अब ये क्या होगा, कलर चेंज करेगा, ठीक। लेट से ये कलर चेंज किया और कलर चेंज करके मान लो कि ये जो है रेड कलर का आया, ठीक है। रेड कलर, ये रेड कलर का आया, ठीक। अब ये पीएच पेपर को लेंगे और पीएच स्केल के पास लाएंगे। ये हम लोग का पीएच स्केल है, देखो 0 से लेकर 14 तक इसका रेंज है। अब इसमें कलर को मैच करेंगे, पीएच पेपर का कलर और पीएच स्केल का पेपर से कलर मैच करेंगे। तो यहाँ रेड से ये रेड मैच हो गया, तो उसका हम लोग पीएच देखें क्या है, 0 है, ठीक। अब 0 का मतलब क्या होता है, अगर देखो यहाँ पर ये नोट्स में भी मैंने दिया, इफ वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 7, यानी कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर पीएच का वैल्यू है 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक। अब ये 0 पे है, ठीक, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है। और साथ में सबसे ही इधर पीछे, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन का भी जो है कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, यानी ये हाईली एसिडिक है। अब दूसरा सॉल्यूशन को हम लोगों ने बोला मैंने कि अब इसको चेक करो। इसमें हम लोग लाए, ये पीएच पेपर को भिगोए, कलर चेंज हुआ। तो कलर चेंज होने के बाद क्या हुआ कि हल्का ग्रीन और येलो कलर, मतलब ये कलर आया। तो इसको मैच कराएं तो 6, मतलब ये इस कलर का ग्रीन और येलो कलर का मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ, उसको मैच कराएं तो वो हो गया 6 पीएच आया, ठीक। अब 6 पीएच यानी कि ये भी एसिडिक नेचर में है, अब ये भी 6 एसिडिक नेचर में है, ठीक। अब बताओ इस दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, 0 वाला ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि जैसे पीएच में हम लोग 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है और साथ साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब चीज का यूज करना है। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इस पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला है पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो एनिमल्स और जो प्लांट होते हैं ये भी एक मतलब स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे काम करते हैं। हम लोग का जो बॉडी है वो वर्क करता है पीएच के 7.0 टू 7.8 के बीच के रेंज में, ठीक है। अगर हम लोग का बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो 7.0 से कम हो जाता है, यानी कि 7 से कम हो जाता है, या 7.8 से अगर ज्यादा हो जाता है तो हम लोग अनहेल्दी फील करने लगेंगे, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करते हैं एक स्पेशल पीएच वैल्यू पे। मैंने बोला ना इतना ही पीएच वैल्यू पे हम लोग सरवाइव करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी पीएच पे बॉडी जो है सरवाइव कर लेगा, ठीक।
व्हेन pH ऑफ रैन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडिक रैन। अगर मान लो एक रैन हो रहा है, रैनफॉल हो रहा है, अगर उसका pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तो उस रैन को हम लोग बोलेंगे वो रैन जो है एसिडिक रैन है, ठीक है। और ये जब एसिडिक रैन है, आप बताओ जब ये एसिडिक रैन अगर होता है तो ये रिवर में जाएगा, रिवर में जाएगा तो क्या होगा, रिवर का pH वैल्यू जो है नॉर्मल न्यूट्रल होता है, उस पर एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर रहा है। अब ये उसमें जाकर मिक्स होगा तो उस रिवर का जो है pH रेंज कम हो जाएगा, जिससे रिवर का वाटर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रिवर वाटर जो है वो बिकम हो जाएगा एसिडिक, एकदम एसिडिक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो सर्वाइवल है एक्वेटिक लाइफ का वो बहुत डिफिकल्ट होने लगेगा या फिर डेथ भी हो जाएगा। तो इसी के न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक बिहेवियर को रिवर वाटर में हम लोग कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि बेस का भी ऐड करते हैं, जिससे वह न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर कभी एसिड रैन होता है तो जो भी पॉन्ड वगैरह में मछली पालन किया जाता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एसिडिक जो है वाटर हो जाता है रिवर का एसिड रैन की वजह से, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और न्यूट्रल हो जाता है। उसी तरह इसका दूसरा इंपॉर्टेंस देखा जाए पीएच ऑफ सॉइल, जो एवरी जो टाइप के प्लांट होते हैं, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो है पीएच रेंज पर अपना वर्क करते हैं, ठीक है। यानी कि ईच टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज, मतलब हर तरह के प्लांट को अलग अलग पीएच रेंज होता है जो कि उसमें वो अपना हेल्दी ग्रोथ कर पाते हैं। देयरफॉर ए नेचर ऑफ सॉइल इज नोन बाय फर्स्ट टेस्टिंग इट्स पीएच एंड देन पार्टिकुलर क्रॉप इन ग्रोन इट। अगर हम लोग किसी भी सॉइल का मान लो कि हम लोग पीएच वैल्यू टेस्ट करके अगर जान जाएं तो हम लोग उसमें डिटरमाइन कर पाएंगे कि इस पीएच वैल्यू पे हम लोग ये चीज का लगाएंगे क्रॉप तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रो होगा। तो इसीलिए पीएच का हम लोग टेस्ट कर ले सॉइल का तब यूज करें, तब उसका यूज करके मतलब उस नॉलेज का यूज करके तब हम उसमें हम लोग क्रॉप लगाएं तो वो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और बहुत ज्यादा ग्रोथ भी उसका होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई प्लांट है उस वो ग्रोथ होता है 7 से लेके 8 के पीएच के वैल्यू में और सॉइल का पीएच वैल्यू है 5, तो उसमें आप लगा दो तो उसका हेल्दी ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए पहले सॉइल को टेस्ट कर लो, देन उसके हिसाब से पार्टिकुलर क्रॉप उसमें उगाओ, ठीक है। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग फर्टिलाइजर फॉर ए पार्टिकुलर क्रॉप बाई नोविंग द पीएच ऑफ सॉइल। और ये चीज एक तरह से और भी हम लोग को हेल्प कर सकता है, जैसे हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजर का यूज करते हैं हम लोग सॉइल में, तो अगर हम लोग पीएच वैल्यू का अगर नॉलेज हो जाए, जान जाए हम लोग, तो उसके हिसाब से हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, तब जाके हम लोग क्रॉप के जो ग्रोथ है उसको हम लोग और इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज पीएच का इंपॉर्टेंस है सॉइल के अंदर कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे और इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग का जो स्टोमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये हम लोग सब कोई लाइव प्रोसेस में पढ़े हैं। क्यों प्रोड्यूस करता है, ये बहुत सारे जो है चीज को पचाने में काम आता है। तो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, ये जो है फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और ये विदाउट हार्मिंग होता है। अब आप लोग बोलोगे इसका जो ये तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका पीएच वैल्यू अराउंड आप लोग आइडिया ले लो तो 1 से लेकर 2 के बीच में होता है, तो आप लोग बोलोगे तो ये तो स्टोमक को जला देना चाहिए इसको, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन करोगे। तो ऐसा नहीं, उसमें हम लोग लाइव प्रोसेस में ये चीज पढ़े थे कि म्यूकस का एक लेयर होता है स्टोमक पे, जिसके वजह से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्टेक्ट हम लोग के स्टोमक से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वो हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं होता है। अब देखो, ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड दैट कॉज द पेन एंड इरिटेशन। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग खाना गलत टाइम से खाएं या उल्टा सीधा खाना खा ले तो इनडाइजेशन हो जाएगा। इनडाइजेशन यानी कि फूड अच्छे से नहीं पच पाएगा, तो स्टोमक क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में एचसीएल प्रोड्यूस कर देगा। अब ज्यादा अमाउंट में जब एचसीएल प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम लोग को हो जाएगा एसिडिटी, और यही कारण है एसिडिटी का। अब इसको अब जो हम लोग सबको जानते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्या पीते हैं हम लोग, इनो पीते हैं लोग। बहुत सारा आज प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं जो भी चीज हम लोग टू गेट रीड दिस पेन पीपुल यूज कॉल्ड बेसेस यूज कॉल्ड एंटासिड। देखो, अब जब हम लोग को एसिडिटी होता है तो उसमें हम लोग बेस को लेते हैं कि बेस जो है जाके स्टोमक में उस एसिड को एक्स्ट्रा जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक। तो जो चीज हम लोग बेस के रूप में यूज करते हैं उसको एंटासिड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को ये याद रखना होगा एंटासिड, ठीक है। और ये
एक आप लोग ऐड भी देखे होंगे टेलीविजन पे, व्हेन इनो इज ऑन देन एसिडिटी इज गॉन। तो वही इनो आप लोग पियो और एसिडिटी को गायब करो। आप लोग नहीं, मतलब जिनको एसिडिटी हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है। आई होप आपको ये चीज इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, ठीक है। अब ये जो एंटासिड होता है यही न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेसिव एसिड को, ठीक है। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये भी एक माइल्ड बेस होता है, इसको भी यूज किया जाता है इस पर्पस में, यानी कि एंटासिड के रूप में लिया जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है ये भी और इंटरेस्टिंग है, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। अगर हम लोग का माउथ का जो पीएच है, टूथ डिके जो है वो कब स्टार्ट हो जाता है, जब हम लोग का माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से लोअर हो जाए। अगर हम लोग का माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डिके स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। टूथ का जो इनामेल होता है वो मेडअप होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हम लोग के बॉडी में, ठीक है। हम लोग का इनामेल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हम लोग के बॉडी में, और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन ये क्रोध हो सकता है जब पीएच का वैल्यू हम लोग के माउथ का 5.5 से कम हो जाए। और क्रोध होगा तो धीरे धीरे वो उसको डैमेज करेगा, और बैक्टीरिया जो है हम लोग के माउथ के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज टू क्लीन आवर माउथ। देखो पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये टूथ देखे क्यों होता है। देखो हम लोग के माउथ में एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बैक्टीरिया एसिड को प्रोड्यूस करता है, क्यों प्रोड्यूस करता है, शुगर को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक। अब ये देखो हम लोग इसीलिए बचपन में कहा जाता है चॉकलेट्स ज्यादा मत खाओ, नहीं तो दांत खराब हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या आप बताओ। चॉकलेट ज्यादा खाएंगे माउथ में शुगर ज्यादा होगा, और शुगर ज्यादा है तो बैक्टीरिया क्या करेगा भैया, एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा तो माउथ का पीएच रेंज जो है 5.5 से कम हो जाएगा। अब 5.5 से कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो इनामेल है वो क्रोध होगा, डिकम्पोज होने लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी खाओ तो माउथ को जो है अच्छा से क्लीन कर लो खाना के बाद, कि कुछ फंसा ना रहे। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर बेसिक, वैसा टूथपेस्ट यूज करो जो बेसिक नेचर में है, उसको टीथ में यूज करोगे तो जो भी जो एसिड प्रोड्यूस किए हैं बैक्टीरिया वो उनको न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेसिव एसिड को। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट एक लास्ट पढ़ना है इसका इंपॉर्टेंस पीएच का, वो पढ़ लेते हैं, और उसका हम लोग का आखिरी जो पीएच का इंपॉर्टेंस है 5th नंबर, चलिए देख लेते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। देखो अब क्या होता है, ये जो पीएच जो है ना, इसका मतलब यूज करते हैं कुछ एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट जो होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं, वो यूज करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए। वो कैसे करते हैं, तो देखो कभी आपको मधुमक्खी जो हनी बी है वो काटा है, अगर वो काटा है तो जरूर वो काटता है ना, तो क्या करता है वो आपके बॉडी में जो है एसिड लीफ छोड़ देता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, जो कि आपको पेन कॉज करता है और इरिटेशन होता है। तो उसके लिए हम लोग माइल्ड बेस का यूज करते हैं, जिसमें बेकिंग सोडा हो गया, जहाँ पे काटा है वहाँ पर यूज करो तो वो रिलीफ उसको मिल जाता है, ठीक है। इसको मैं एक चीज और आपको क्लियर तरीका से समझाऊं, कभी आपको एंट यानी कि चींटी काट लेता है तो वो फूल जाता है, फिर बहुत ज्यादा इरिटेशन या फिर वो बहुत ज्यादा दर्द करता है, पेन करता है, ठीक। तो उसका मतलब क्या होता है, तो देखो एंट का जो स्टिंग होता है ना, जिससे वो काटता है, उसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। जब वो आपको काटेगा तो उसमें फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है, जिसके वजह से जो है आपको इरिटेशन होता है, ठीक। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड बेस का यूज कर लेते हैं, जिससे न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो सेल्फ डिफेंस हुआ। उसी तरह हनी भी जो है ना, हनी भी आपके बॉडी के अंदर जब आपको काटता है तो वो क्या करता है, एसिड छोड़ देता है, तो उसके वजह से वो आपको फूल जाता है, बहुत ज्यादा दर्द और इरिटेशन कॉज करता है। तो ये सेल्फ डिफेंस में भी यूज होता है। इसी तरह देखो एक और चीज है, वो थोड़ा हम लोग को पढ़ना है, जो नेटल जो होता है ना, ये एक हर्बेसियस प्लांट होता है, ठीक है, जो कि ग्रो करता है जंगल वंगल में। जब भी आप लोग ट्रैकिंग व्रैकिंग करते हो, देखो मैं इसको डायरेक्ट लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाता हूँ, जब भी आप लोग इसको आप ट्रैकिंग व्रैकिंग करो, पहाड़ वहाड़ पे चढ़ो, तो होता क्या, अगर आप इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे ना, तो इसके ऊपर क्या होता है, कांटा नहीं मतलब स्टिंग्स होता है, छोटा 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 छोटा, ठीक। जब भी आपके बॉडी से एक्सीडेंटली टच हो जाता है तो ये क्या होता है, इसके अंदर होता है, इस पर प्रेजेंट होता है मिथेनोइक एसिड। अब ये आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा पेन और इरिटेशन होता है, ठीक। लेकिन देखो
नेचर यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी में डू यू नो दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऊपर, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। लेकिन देखो जहाँ पे ये प्लांट जो नेटल प्लांट होता है, जहाँ पे आपको ये नेटल प्लांट होता है, ठीक इसी के नीचे जो है वो डॉग प्लांट होता है। ठीक है, इसी नेटल प्लांट के नीचे हमेशा डॉग प्लांट भी होता है। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है हमेशा ये जो होता है बेसिक नेचर में होता है। ठीक है, बेसिक नेचर में होता है। ठीक, अब ये रब कर दोगे, जहाँ पे मानो आप ट्रैकिंग किए, ये प्लांट के कांटेक्ट में एक्सीडेंटली आ गए और आपको पेन और इरिटेशन होने लगा, तो आप इसके नीचे देखना डॉग प्लांट होगा, उसको लेना और उस जहाँ पे ये हला हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे इसको लग गया है, दर्द हो रहा है, वहाँ पे रब कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो यही है कि नेचर जो है आपको न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन भी देता है, इस प्लांट के नीचे ही वो जो है डॉग प्लांट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ट्रैकिंग करते टाइम ये चीज आप लोग जान गए तो याद रखना। एक और डू यू नो करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एसिड इन अदर प्लैनेट्स। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है वेनस का, ठीक है, वो थिक व्हाइट एंड येलो क्लाउड्स का मतलब होता है, जो कंटेन करता है सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, यानी कि जो वेनस है उसके मतलब उसके ऊपर जो क्लाउड है, क्लाउड जो है व्हाइट एंड येलोइश कलर का है। ठीक है, और उसके वो जो है सल्फ्यूरिक एसिड का है। ठीक है, तो क्या आप लोग सोचो, क्या उस प्लैनेट पे लाइफ जो एग्जिस्ट करेगा? मुझे सोच के कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा है, ऐसे सिलेबस में नहीं है, 1 मिनट बस टाइम दे तो देख लो, उसके बाद लेक्चर खत्म। हम लोग का एसिड बेस पूरा खत्म और सॉल्ट हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये एसिड बेसिस का बहुत सारा यूजेज है। ठीक है, ऐसे बुक में तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा दे देता हूँ कि इनका यूजेज क्या है। बस 1 मिनट आप लोग रुक जाओ, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो यूज होता है कलर्स को बनाने में, केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स को प्रिपेयर करने में यूज होता है, प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, फाइबर्स में यूज होता है, और कार बैटरीज, ये कार बैटरीज है, आप लोग बहुत जगह देखेंगे कि एसिड डाला जाता है बैटरी में जब वो खराब वगैरह हो जाता है, या फिर एसिड चेंज कराया जाता है, तो एसिड का यूज जो बैटरीज में भी ज्यादा तरह से होता है। ठीक, नाइट्रिक एसिड जो है यूज होता है फर्टिलाइजर को बनाने में, एक्सप्लोजिव को बनाने में, और ये भी डाइज बनाने यानी कि कलर बनाने में और प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, फर्टिलाइजर वगैरह हो गया। ठीक, अब ये दोनों तो एसिड का यूजेस हो गया, हम लोग देखें। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, वो यूज होता है सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, और ये भी फाइबर बनाने में यूज होता है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसका तो बहुत ज्यादा यूज है, इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज किया जाता है। ये सोप हो गया हम लोग का। ठीक है, तो इतना सारा यूजेज, मतलब ऐसे बुक में तो है नहीं, ये सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को यूज जानना चाहिए, इसीलिए मैंने डाल दिया। तो चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर 4 में, जिसमें हम लोग सॉल्ट का टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर से आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में मुझे जरूर लिख भेजिएगा कि आपको ये जो लेक्चर है इसका कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं लेक्चर 4 अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट से मिल जाएगा। बाय बाय।